मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। देखिए, हमारी पिछले दिनों से अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 14 चैप्टर है जो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हमारे टोटल 33 क्वेश्चन हैं। हम इसे 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे 14.1 लेक्चर में। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारी प्लेलिस्ट है वो है हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से। तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता है। देखिए, जो चुंबकशीलता और हिस्टैरिसीस लॉसेस का इसने ऑब्जेक्शन दिया है, ऑप्शन दिया है कि हमें इस्पात कैसा चुनना चाहिए। हमें देखिए ऐसा इस्पात चुनना चाहिए जिसकी उच्च चुंबकशीलता हो और उसकी निम्न जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वे उसके कम होने चाहिए और जो चुंबकशीलता है वो उसकी अधिक होनी चाहिए। देखिए, जो ऑप्शन सी में कहा है उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति उसकी होनी चाहिए, ये राइट आंसर बनता है। यानी देखिए, हमारी जो निम्न हिस्टैरिसीस क्षति है वो हमारी सिलिकॉन स्टील की होती है, आपको याद रखना है। इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का ही यूज करते हैं कोर बनाने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आदर्श ट्रांसफॉर्मर यानी आइडल ट्रांसफॉर्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की धारा IP, देखिए धारा IP, देखिए जो हमारा आइडल ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की धारा पूछी है यानी IP पूछी है, वोल्टेज EP के फेज में होती है। वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। वोल्टेज EP से, EP का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज, EP से 90 डिग्री आगे चलती है। वोल्टेज EP से 180 डिग्री पिछड़ जाती है। देखिए, जो हम आइडल ट्रांसफॉर्मर में शून्य लोड पर देखते हैं अपनी प्राथमिक वाइंडिंग की धारा, वो हमारी जो वोल्टेज EP होती है यानी प्राइमरी वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री से पिछड़ जाती है। जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव, देखिए प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग पूछा है। उसमें देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ऑप्शन दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। हम ऐसे नहीं कि इसने हमारी प्राथमिक सेकेंडरी वाइंडिंग पूछ ली है तो हम अपने हिसाब से राइट आंसर दे देंगे उसका। हमें जो ऑप्शन में दिया है हम उसके अनुसार ही चलना होगा। देखो, ऑप्शन ए में कहा है भिन्न संख्या में लपेट होती है, एक ही व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वे सदैव उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ रखती है। क्या रखती है? उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। सेल टाइप कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसके ऊपर पहले हम चढ़ा देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, फिर इसी के ऊपर चढ़ाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यानी आपको देखने मिल रहा होगा जो ये वाला रास्ता है, चुंबकीय पथ है, परिपथ है, ये उभयनिष्ठ है दोनों कुंडलियों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, उसमें हम भी ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम? प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। और जो ये रास्ता होता है ये भी उभयनिष्ठ का कार्य करता है, यानी दोनों के लिए एक ही कार्य होता है जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांसफॉर्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। देखिए, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो हम कोर बनाने के लिए हमारा उपयुक्त पदार्थ है वो हमारा सिलिकॉन स्टील है। सिलिकॉन स्टील हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस स्थिरांक होता है वो हमारा 0.01 होता है, यानी सबसे कम होता है, इसलिए हम इसका सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, सिलिकॉन इस्पात यानी सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। देखिए, जो सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है वो किस पर निर्भर करता है? वो जो उस पर लपेट है, कॉइल में हमारे तारों के लपेट है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, लपेट संख्या पर निर्भर करता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी लपेटों को 2 गुना कर दिया जाए और साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता होगी। देखिए ये कह रहा है कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कह रहा है कि इसे मैं आधा कर लेता हूँ, इसे मैं 4 गुना यानी 2 गुना बढ़ा देता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग को ये आधा कर रहा है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे 2 गुना बढ़ा रहा है। देखिए ये फ़र्क पूछ रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, देखिए मान लिया कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वीपी है वो हमारा क्या है, 2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और वी एस आ रहा है हमारा 4 वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ, ये प्राइमरी वाइंडिंग को आधा कर रहा है, अगर मैं इसको आधा करता हूँ तो क्या मिलता है, 1 वोल्ट आ गया। और जब इसको आधा करूँगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इसके अनुसार जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जब हम इसको 2 गुना कर देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को, क्वेश्चन के अनुसार करते हैं 2 गुना करते हैं, तो जब हम 2 गुना करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, 4 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा पहले वोल्ट दिखा रहा था वही वोल्ट दिखाएगा। तो राइट आंसर बनता है पूर्ववर्त रहेगी, यानी जो पहले हमारी वोल्टता थी वही अब वोल्टता रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा क्या करता है एम्पलीफायर की तुलना में, तो पढ़ लेते हैं हम अपने ऑप्शन ए में कहा है आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर हमारा पावर को नहीं बढ़ा सकता। देखिए वो वोल्टेज को भी बढ़ा सकता है, धारा को भी बढ़ा सकता है, शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ट्रांसफॉर्मर का उपयोग खालिस्तान के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग पूछ रहा है किसके परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वो हमारा वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफॉर्मर यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। देखिए जो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता है वो किसके द्वारा संतुलित होती है, वो होती है हमारे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा संतुलित होती है। जो ऑप्शन सी में कहा है सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा संतुलित होती है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ट्रांसफॉर्मर के अतितापन यानी उसका टेम्परेचर ज्यादा होना के लिए क्या कारण हो सकता है। देखिए जब उस पर ओवरलोड होगा, अत्यधिक भार होगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ऑप्शन सी में कहा है अत्यधिक भार होने पर ट्रांसफॉर्मर का तापन अधिक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता। देखिए एक ट्रांसफॉर्मर हमारा ऐसा होता है जिसमें ना तो कोई दोष होता है ना कोई लॉसेस होता है, इफिशिएंसी उसकी 100% होती है। ऐसा ट्रांसफॉर्मर हमारा आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है। लेकिन ये हमारा मानना होता है वो ये हमारा, ये रियल लाइफ में नहीं मिलेगा आपको आदर्श ट्रांसफॉर्मर। ये बस माना जाता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमारा होता है, लेकिन रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। तो ये पूछा है कि ओमिक प्रतिरोध और चुंबकीय लीकेज नहीं होता, वो हमारा आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, आदर्श ट्रांसफॉर्मर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इस क्वेश्चन में ओमिक प्रतिरोध की जगह चुंबकीय लीकेज की जगह कुछ और पूछ लेता कि एडी लॉसेस और हिस्ट्री लॉसेस नहीं होता, तब भी हम आदर्श ट्रांसफॉर्मर का लगाते हैं। अगर पूछता कि किस ट्रांसफॉर्मर की 100% इफिशिएंसी होती है, तब भी हम आदर्श ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में लोड उत्पादन साइड के रूप में जाना जाता है। जो हमारा लोड जिस साइड से हम लोड लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की, उसका पूछा है, हम उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से। जो ऑप्शन बी में कहा है सेकेंडरी वाइंडिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफॉर्मर वह है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, अपचायक ट्रांसफॉर्मर पूछी है परिभाषा के अनुसार कौन सा होता है, यानी स्टेप डाउन पूछा है कौन सा होता है। मैं सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम शक्ति हो
प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो, प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा हो। देखिए स्टेप डाउन में हमें पता है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें लपेटों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम होती है। तो इसका राइट आंसर यही बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी धारा कहाँ है ना, वो लपेट, सॉरी ऑप्शन सी नहीं आएगा इसका, ऑप्शन डी आएगा, अपेक्षा कम लपेट होते हैं। ठीक है, वो गलत हो जाएगा था। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, कम लपेट होते हैं। कम धारा नहीं होगी यहाँ पर, अगर अधिक धारा देता, क्योंकि वोल्टेज कम होने पर हमारी पता है कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है, और विपरीत होने के कारण अगर वोल्टेज बढ़ती है तो धारा घटती है, वोल्टेज कम होती है तो धारा बढ़ती है। तो स्टेप डाउन में हमें पता है कि सेकंड वाइंडिंग पर वोल्टेज कम हो रही है तो धारा बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम धारा कहाँ है, तो इसका हम राइट आंसर ये नहीं करेंगे। राइट आंसर हम ये करेंगे जो इसमें ऑप्शन डी में कहा है, वाइंडिंग अपेक्षा कम लपेट होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्राय इनमें से प्रयोग होती है। जो सेल टाइप हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर पूछी है किस टाइप की यूज होती है, वो होती है हमारी ई और आई प्रकार की। किसकी होती है, ई और आई प्रकार के हम कोर उसमें यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उच्च आवृत्तियों पर MHz मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। देखिए उच्च आवृत्तियों के लिए पूछा है कि जो ट्रांसफार्मर बनते हैं उसमें कोर कौन सी यूज होती है, वो होती है हमारी वायु कोर। कौन सी होती है, वायु कोर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है। देखिए जो हमारी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होती है वे एक दूसरे से 100 डिग्री पर होती है। कितनी होती है, 100 डिग्री पर, सॉरी 180 डिग्री पर। कितने पर, 180 डिग्री पर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 1 kVA यानी 1 किलो वोल्ट एम्पियर 240 वोल्ट और 120 वोल्ट। देखिए इसका मतलब है 240 वोल्ट और 120 दिया है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग पर हमने 240 वोल्ट दिया है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें 120 वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं। यानी ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ है, क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है और हम कम वोल्टेज उससे ले रहे हैं। तो कहता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना करिए, हमें करंट की गणना करनी है। देखिए वोल्टेज हमारा क्या है, 1000 है, 1000 वोल्ट है, अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही तो करेंगे ना हम गणना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें वोल्टेज कितना मिला हुआ है, वो हमारा 120। तो जब हम इसको डिवाइड करें तो हमें देखने मिलता है 8.33 एम्पियर। कितना, 8.33 एम्पियर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो वह प्रदान करेगा। देखिए 3 फेज डेल्टा की अगर एक जो कॉइल है वो कहता है एक फेज की वो जल जाए या ओपन हो जाए, तो हमें जो प्रदान करेगा, हमारे कितना प्रदान करेगा, वो जो पावर प्रदान करेगा वो हमें 58% पावर प्रदान करेगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में खालिस्तान प्राइमरी वाइंडिंग होती है। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 ही प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 3 ही सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग पूछा है तो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी हमारी 3। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 20 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। ऑटो ट्रांसफार्मर खालिस्तान प्रयोग किए जाते हैं। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, किस में किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्या बनता है, ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल्स में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में हमारे 33 क्वेश्चन हैं। 33 क्वेश्चन के हमने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो लेक्चर आएगा हमारा 14.2। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें,
और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर 14.2 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.